सेक्शन डी, तो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 क्वेश्चन में देखिए एक बार क्या कहा गया है। तो 34 क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे और में भी दे रखा है, तो चलिए दोनों डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि आपको जो है ना ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी जो है ना चार कोई सब्सटेंस दे रखा है जिसका पीएच वैल्यू दिया हुआ है। तो ए का पीएच वैल्यू 6 है, बी का पीएच वैल्यू 9 है, सी का पीएच वैल्यू 12 है और डी का जो पीएच वैल्यू है वो 7 दे रखा है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्या कहा गया, विच अमॉन्ग देम इज मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा सबसे ज्यादा जो है वो बेसिक होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो ए होगा क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम है, और ए मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक जो है वो ए होगा ये वाला। और सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है कि विच ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ द मिनिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि इन चारों सॉल्यूशन में से किसके पास सबसे कम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है। तो ये आपको पता ही है कि जैसे कि स्केल होता है ना पीएच वैल्यू का, ये होता है बीच में 7, तो 7 से इधर की तरफ अगर आप जाओगे तो H प्लस आयन इंक्रीज करता है, और पीछे की ओर जाओगे तो H प्लस आयन क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कम होता चला जाता है। तो सबसे कम पूछा है ना, तो सबसे कम क्या होगा, जिसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी वो उसके पास H प्लस आयन सबसे कम होगा, यानी कि सी, ठीक है। यानी कि सी जो होगा, सी के पास H प्लस आयन सबसे कम होगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर सी वाले में, विच कलर विल अपीयर इफ वी एड फ्यू ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथालीन इंडिकेटर इन ऑल दी 4 सॉल्यूशन, यानी कि चारों सॉल्यूशन में यदि मैं फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन डालता हूं तो क्या चेंजेस आते हैं या क्या होता है। तो देखिए जो फेनोल्फथालीन मतलब का ड्रॉप यदि आप चारों सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या होता है कि जो बेसिक यानी जो बेस होते हैं ना, ठीक है, तो बेस का जो कलर चेंज हो जाता है, जो बेस होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन जो एसिड होता है उसका कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले तो बेस पहचानो, तो बेस कौन सा है इसमें से, तो जो आपका सी जो है ना वो बेस हो जाएगा, यानी कि जो सी जो आपके पास मटेरियल दे रखा है वो उसका पीएच 12 है, यानी कि सी जो है वो बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो जब आप फेनोल्फथालीन सी पर डालोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद इसका जो कलर बन जाएगा वो पिंक कलर का हो जाएगा, हल्का हल्का पिंक कलर का बनने लगेगा, ठीक है। जबकि जब एसिड पे अगर हम कोई भी फेनोल्फथालीन डालते हैं ना तो उस पर कोई असर नहीं होता, ठीक है। एसिड पे आप डालोगे तो कुछ कलर वगैरह कुछ चेंज नहीं होता। तो ए जो है वो एसिड है तो ए वैसे का वैसा ही रहेगा। बी क्या है, तो बी भी आपका बेस हो जाएगा क्योंकि इसकी भी पीएच वैल्यू 9 दे रखा है, तो बी का भी कलर चेंज हो जाएगा और ये भी पिंक कलर का हो जाएगा। और डी जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही लगेगा, इसमें भी कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि बी और सी बेसिक नेचर का है तो इसका कलर तो चेंज हो जाएगा, बाकी ए और डी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका डी क्वेश्चन में क्या कहा गया कि डी क्वेश्चन में क्या गया, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इफ वी ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड इन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर यदि आप कुछ बूंद HCl या फिर कुछ बूंद आप एसिड का डालते हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, जबकि जो है नॉर्मली डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। ऐसा क्यों, तो देखिए जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें H प्लस आयंस नहीं होता है, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर H प्लस आयंस नहीं होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। लेकिन जब आप एसिड उसमें मिलाते हो या एसिड डालते हो तो उसके पास H प्लस आयंस आ जाता है, और जैसे ही H प्लस आयंस आ जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका देखिए जो 34 क्वेश्चन है उसका और में भी जुड़े हुए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या फर्स्ट क्या कहा गया कि अ वाइट कलर पाउडर इज यूज्ड बाय अ डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, यानी जब हड्डी टूट जाती है किसी की तो उसके सपोर्ट करने के लिए हम एक वाइट पाउडर का यूज करते हैं। तो आपको ये बताना है कि उस वाइट पाउडर का नाम बताओ, उसका यानी केमिकल नेम बताना है और केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए जो ए का यानी केमिकल नेम होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4 कहते हैं .12H2O, ठीक है। ये होता है केमिकल फॉर्मूला, और इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, POP, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लिखोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्या कहा गया इसमें कि जब व्हेन दिस वाइट पाउडर इज मिक्सड विथ वाटर, जब इसमें वाइट पाउडर को पानी के साथ मिक्स करता हूँ, ठीक है, तो एक सॉलिड यानी कि एक सॉलिड सब्सटेंस बन के आता है, उसका नाम बताओ और एक केमिकल इक्वेशन भी बना के बताओ, ये कहा गया क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर जब मैं कैल्शियम CaSO4 .12H2O, ठीक है, .12H2O को मैं जब
पानी के साथ H2O के साथ मिलाता हूँ और H2O के साथ मिलाता हूँ तो क्या बनता है ये बताना। तो H2O के साथ जब मैं मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा CaSO4, ठीक है, .2H2O बनेगा, ठीक है। इस CaSO4.2H2O बनेगा और इसका नाम बताना। तो ये बन जाएगा आपका जिप्सिम, जिप्सिम बन जाएगा, ठीक है। इसको हम जिप्सिम कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, जिप्सिम कहते हैं। और ये इसको बैलेंस करने के लिए कहेगा तो बैलेंस करने के लिए 1 सही 1/2 होता है, यहाँ पर 1 सही 1/2 हो जाएगा। ये इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। ये बुक में दे रखा है ये फॉर्मूला, चैप्टर नंबर 2 के लास्ट वाले पैराग्राफ में ऐसा कुछ दे रखा है, तो उसको आप देख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका सी पार्ट क्या कहा कि हाउ दिस पाउडर इज प्रिपेयर्ड, यानी कि इस पाउडर को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है और बैलेंस करने के साथ साथ, यानी कि केमिकल इक्वेशन लिख करके उसको बैलेंस करो, ये कहा गया क्वेश्चन में। तो देखियो कैसे लिख सकते हो आपको, तो यानी इस पाउडर को आप कैसे प्राप्त करते हैं, तो इस पाउडर को हम जिप्सिम के थ्रू प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करोगे, जब मैं जिप्सिम को यानी कि CaSO4.2H2O, जब मैं जिप्सिम को क्या करता हूँ, ठीक है, 273 डिग्री केल्विन पे गर्म करता हूँ ना, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका CaSO4.12H2O बनेगा, ठीक है, प्लस का और क्या बनेगा, तो वो और बन जाएगा आपका 1/1 सही 1/2H2O निकलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो जब हम ये होता है आपका जिप्सम, ठीक है, और जिप्सम को मैं 273 डिग्री केल्विन पे गर्म करता हूँ तो ये आपका POP बनता है, ठीक है, और H2O वाटर रिलीज होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाए आपका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर C का आंसर है, ये B का आंसर है और ऊपर में A का आंसर दे रखा है यहाँ पर। और इसका सेकंड ये पार्ट क्या कहा है कि राइट एनी 2 अदर यूजेस ऑफ द पाउडर, और इस पाउडर का 2 और यूजेस बताओ। तो 2 और यूजेस क्या लिख सकते हो, तो सबसे फ्रैक्चर वाला तो यहाँ पर लिख ही दिया है, तो दूसरा और यूज क्या कहाँ कर सकते हो, तो दूसरा यूज आप ये लिख सकते हो कि भाई टॉय बनाने में भी यूज किया जाता है, खिलौने वगैरह बनाने में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, और डेकोरेशन के रूप में भी, भाई घर वगैरह को सजाना होता है तो उस वहाँ पर भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका यूजेज लिख सकते हो आप इजीली। नेक्स्ट आपका 35 क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए यहाँ पर 35 में ये लिखा है कि एज वी नो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न इन आवर कंट्री। भाई हमारे देश में जो है ना पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि व्हाट आर 3 डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इन कॉन्ट्रासेप्शन के 3 विधियाँ बताना है, ठीक है। तो वो 3 विधि कौन कौन से हो जाए और उसको एक्सप्लेन भी करना है, वो मेथड को जो है ना एक्सप्लेन भी करना है कि मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के 3 विधि लिखना है। यहाँ पर मैंने 4 लिख रखा है। कौन कौन सा होता है, मैकेनिकल बैरियर होता है, केमिकल मेथड होता है, ठीक है, IUCD होता है और सर्जिकल मेथड होता है। अब इसको एक्सप्लेन भी करना है तो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें से आप देख लेना। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कहा गया है कि सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि व्हाट आर STD, STD क्या होता है, तो STD का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, और इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या है, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी STD, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमने लिखा है ना, उनमें से कौन सा मेथड जो है वो STD को रोक सकता है, तो हो जाएगा आपका मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। मैकेनिकल बैरियर जिसे कॉन्डम के रूप में यूज करते हैं और जिसमें टू प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म बाय यूजिंग कॉन्डम, ठीक है। तो इसका आप यूज करके क्या कर सकते हो, STD को रोक सकते हो, ठीक है। STD के आप क्या कहते हैं बीमारी एंड डिसीज़ के नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि एड्स हो जाएगा, ठीक है, और सिफिल्स हो जाएंगे, ये सारी बीमारी है तो लिख सकते हो। कम से कम 1-2 बीमारी का नाम भी लिख देना जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36, तो 36 दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। क्या कहा गया कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो ये तो आप क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब हम किसी कॉइल में सोर्स के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं और उस कॉइल के चारों तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो उसी घटना या उसी फेनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो टेम्पररी मैग्नेट होता है, ये सब आप लिख सकते हो इसमें।
आगे है कि हाउ इज़ डिफर फ्रॉम अ परमानेंट मैग्नेट, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो परमानेंट मैग्नेट से कैसे डिफर होता है, तो कैसे डिफर हो सकता है, तो बताओ। जो भी फंक्शंस है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट के वो लिख सकते हो। जैसे कि जो परमानेंट मैग्नेट से कैसे डिफर हो सकता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो आसानी से उसको हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो पोलैरिटी होती है उसको हम उल्टा यानी रिवर्स कर सकते हैं, यानी पोलैरिटी कैन बी रिवर्स, पोलैरिटी को हम रिवर्स कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो स्ट्रांग होता है, जबकि बाकियों में इसके अपोजिट ही लिखना है आपको, यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट में इसका अपोजिट होता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्ट्रांग होती है कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट। ये सारे फीचर आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो किन 3 फैक्टरों पर डिपेंड करती है, तो किन 3 फैक्टरों पर करती है। तो सबसे पहले तो हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, यानी कॉइल में कितना करंट पास आउट हो रहा है उस पर डिपेंड करती है। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यानी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर डिपेंड करती है। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा मटेरियल आप कौन सा यूज कर रहे हो। तो ये आप 3 फैक्टर लिख सकते थे इसके आसानी से। अगला है 36 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में इस तरीके से आपको फिगर दिया हुआ है और इस फिगर को देख करके आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए, पुश इनटू द कॉइल विद नॉर्थ पोल एंटरिंग फर्स्ट, यदि मैं इस मैग्नेट को कॉइल के तरफ धकेलता हूं, ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर के निडल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यदि मैं इस मैग्नेट को आगे की ओर धकेलता हूं ना, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चेंज हो जाता है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वैसे ही ये सर्किट के चारों तरफ क्या होगा, इंड्यूस करंट हो जाएगा, यानी करंट इंड्यूज हो जाएगा। और करंट इंड्यूज होगा तो जो गैल्वेनोमीटर है उसको डिटेक्ट कर लेगा, और गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो जीरो से होकर के ऊपर की मतलब जो नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है ना वो जीरो से या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका पुल्ड आउट ऑफ द कॉइल, यदि मैं कॉइल से इस मैग्नेट को बाहर निकालता हूँ यानी पीछे धकेलता हूँ तो क्या होता है, तो भी सेम वही ऊपर वाली घटना होगी। क्यों, क्योंकि तब भी इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो चेंज हो जाएगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वैसे ही जो करंट है वो इंड्यूज हो जाएगा, और इंड्यूज हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का जो नीडल होगा वो जीरो से या लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड या मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी का भी आंसर। सी पार्ट क्या कहा है कि हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, यदि मैं इस मैग्नेट को अंदर ही रख करके छोड़ दूं तो क्या होगा, यदि मैं इस मैग्नेट को अंदर ही छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा कि तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई अंदर छोड़ दोगे तो जितने केवल मैग्नेटिक फील्ड जितने इतना एरिया बताएगा और ये चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो भाई करंट इंड्यूस नहीं होगा, और करंट इंड्यूस नहीं होगा तो ये जो नीडल होगा ना गैल्वेनोमीटर का वो जीरो पे ही रहेगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा ना तो लेफ्ट हैंड साइड ना तो राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा 36 के और में भी एक क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है इसमें कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर XY एंड एमीटर अ वोल्ट मीटर फॉर सेल ऑफ 1.5 वोल्ट ईच एंड अ प्लग वॉज सेट अप, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको एक नाइक्रोम वायर लेना है जिसका नाम XY है और 0.5 मीटर लॉन्ग होना चाहिए। इसके अलावा एक एमीटर लेना है, एक वोल्ट मीटर लेना है, और सेल लेना है 1.5 वोल्ट के 4, ठीक है। और इसके अलावा इसमें इतना दिया हुआ है। अब आगे देखिए, फर्स्ट पहले क्वेश्चन का ए पार्ट में ए में क्या कहा गया कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बिटवीन द पॉइंट्स X एंड Y एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट फॉलोइंग थ्रू XY। आपको इन यानी ऊपर में जो दे रखा है ना एक वायर दिया हुआ है, ठीक है, और वोल्ट मीटर, एमीटर और सेल दे रखे, इसका यूज करके एक सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से बनाना है। तो ये है आपका पहले का ए का डायग्राम, ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन में जो दे रखा था, ठीक है। नाइक्रोम 0.5 मीटर का नाइक्रोम वायर लेना था, तो ये हमने नाइक्रोम वायर XY ले लिया है। और जाहिर सी बात है ये आपको पता भी होगा कि जो वायर होता है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है, तो हमने यहाँ पर R रेजिस्टेंस मान लिया है कि जो वायर है इस वायर में कोई R रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या कहा गया था, एमीटर लगाना था, एमीटर लगा दिया है। सर्किट के अंदर एमीटर सीरीज में लगता है तो हमने सीरीज में एमीटर कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा वोल्ट मीटर लगा दिया हमने, और जो है सेल लगा 4 सेल लगा दिए 1.5 वोल्ट के, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 सेल कनेक्ट कर दिया और एक स्विच कनेक्ट कर दिया है। तो ये है आपका फर्स्ट का डायग्राम, ये ए।
बी में क्या कहा गया कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एक्स वाई, यानी कि जो हमने सर्किट के अंदर वायर लगाया है ना, ठीक है, जो वायर हमने लगाया उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा आर, तो उसी आर की वैल्यू आपको निकालनी है। जिसमें जो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये फिगर भी दे रखा है कि ये जो आपको ग्राफ बना के दिया हुआ है, और ये ग्राफ जो है ना, जो हमने सर्किट यहाँ पे बनाया है उसी सर्किट का जो है ये ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें जो है आपको प्लॉट कर रखा है, ये करंट दिया हुआ है इधर की तरफ और ये वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। तो इसी ग्राफ को देख करके और इस सर्किट को देख करके आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकालोगे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू। यहाँ पर जो आपको दे रखा है ना इस ग्राफ में, तो ग्राफ में जो दे रखा है ये 0.6 दिया हुआ है और यहाँ पर ये डॉट दे रखा है। तो जैसे ही आप इसको ऊपर इधर ऐसे करके ले जाओगे और इसको सामने की तरफ इधर करके इस लाइन को ले जाओगे, तो यहाँ पर जो पॉइंट, जो ये पॉइंट है ना, ये वोल्टेज जो दे रखा है वो 1.5 वोल्ट दिया हुआ है और जो करंट जो दे रखा है वो 0.6 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी वोल्टेज और इसी जो आपका ये करंट है, इन्हीं दोनों वोल्टेज और करंट का यूज करके आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल करके चेक करना है। तो हमने उसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया। देखिए इस तरीके से कि जो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू में वोल्टेज अपॉन में करंट होता है, ठीक है। तो हमने 1.5 जो है वो वोल्टेज ले लिया है अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू ग्राफ। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने 1.5 जो है वोल्टेज ले लिया और करंट जो है 0.6 है। पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो ये 15/6 हो जाएगा और उसके अलावा जब इसको सॉल्व करोगे तो 2.5 ओम हो जाएगा ये, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए, ये अगर हम 0.4 भी लेते हैं तो 0.4 अगर मैं करंट लेता हूँ तो इसको जब मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा और इसको जब मैं सामने की तरफ लेके जाऊँगा तो ये करंट जो हो जाएगा वो आपका 0.4 एम्पियर हो जाएगा और वोल्टेज जो हो जाएगा वो 1.0 वोल्ट हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी आर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वोल्टेज की जगह 1.0 वोल्ट रखेंगे और करंट की जगह 0.4 एम्पियर रखेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो भी वैल्यू 2.5 ओम ही आएगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर 0.2 एम्पियर लेते हैं और 0.5 वोल्ट लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो भी आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगा आपका 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो जो तीनों कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू सेम आ रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका जो V अपॉन में I, यानी कि जो रेशियो है आपका वोल्टेज और करंट का वो कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट आता है तो जाहिर सी बात है ये किस लॉ को फॉलो करता है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो क्योंकि ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल एक क्या कहते हैं कांस्टेंट, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है तो जाहिर सी बात है जो रेजिस्टेंस बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। तो ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो जाहिर सी बात है जो इसका रेजिस्टेंस होगा ना इस सर्किट का 2.5 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एक्स वाई इज इक्वल टू में 2.5 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या कहा है इसमें, देखिए नेक्स्ट सी पार्ट, क्या इसका सी क्वेश्चन में क्या कहा गया, स्टेट द लॉ विच इज इलस्ट्रेटेड बाय द गिवन वी आई ग्राफ। आपको लॉ बताना है कि किस लॉ को फॉलो कर रहा है। तो बजाय अभी हमने देखा था ये कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है और ओम्स लॉ को आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, क्या लिखा गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये है आपका ओम्स लॉ, तो इसको लिख सकते थे आप इजीली। तो ये हो जाएगा आपका 36 का जो और में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको, ये इसका पहले का जो है ए पार्ट कर लिया, बी पार्ट कर लिया और सी पार्ट कर लिया। अब सेकंड एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को देखिए और किस तरीके से देखिए। न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है कि एन इलेक्ट्रिकल रूम हीटर ड्रॉ अ करंट ऑफ 2.4 एम्पियर फ्रॉम दी 120 वोल्ट सप्लाई लाइन, ठीक है। और इसके अलावा इसमें व्हाट रेटिंग ऑफ फ्यूज शुड बी कनेक्टेड टू दिस सर्किट व्हेन दिस रूम हीटर इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई लाइन। क्वेश्चन में ये दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, देखिए पे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर रखा है, उसी में से आप समझ लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन में यही दे रखा है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर दे रखा है जिसका करंट आपको दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा वोल्टेज भी दे रखा है और सबसे पहले आपको यहाँ से क्या निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लोगे। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, ओम्स लॉ का यूज करके। तो ओम्स लॉ का यूज करोगे तो आर इजिकल टू में वी अपॉन में आई लिख सकते हो इसको, और सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगा 50 ओम, ठीक है। तो जैसे ही आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू आ चुका है तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो आप जो फ्यूज यूज करोगे ना तो वो फ्यूज का रेटिंग बताना है। तो रेटिंग का मतलब बेसिकली करंट बताने के लिए कहा है, ठीक है। तो करंट बताने के लिए कहा है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज दे रखा था लेकिन आपको 240 वोल्ट आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में,
नीचे में यहाँ पे दे रखा है ना 240 वोल्ट, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल ही लिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल रही है, और हमें निकालना क्या, यहाँ से करंट निकालना है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाओगे और उसको सॉल्व करोगे। तो V दे रखा है, R दे रखा है और I निकालना है। तो I इज इक्वल टू में वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो वोल्टेज और वोल्टेज की वैल्यू 240 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पर, और रेजिस्टेंस हमने ऊपर निकाला था 50 ओम, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका करंट जो आ जाएगा तो 4.8 एम्पियर, यानी कि जो फ्यूज लगाएंगे उसकी रेटिंग कितनी हो जाएगी, 4.8 एम्पियर हो जाएगी।